हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम ये एनाटॉमी वाला टॉपिक जो एनसीईआरटी से इसको पढ़ने वाले हैं। इसको एक्चुअल में एनसीईआरटी से मैंने इसलिए बुलाया है, अगेन वही बात है कि जो भी बायो के टॉपिक होते हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं, काफ़ी डिटेल उनको पढ़ा जा सकता है। फिलहाल हम एनसीईआरटी की बात करें तो आप बुक के थ्रू द बुक मतलब लेक्चर को सुन सकते हैं। एनसीईआरटी का एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर 6 चैप्टर आप 11th वाले वॉल्यूम में उसको खोल सकते हैं। यहाँ सबसे पहले 6.1 वाला हेडिंग जो दिया है, 6.1 हेडिंग में दे टिश्यू डिफाइन किया है। तो टिश्यू को हम समझे तो इसमें कोई खास इश्यू नहीं है, बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि टिश्यू या ऊतक क्या होता है, कोशिकाओं का समूह है और जिनकी उत्पत्ति समान हो, कार्य समान हो, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सेम ओरिजिन एंड सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू के यहाँ पर टाइप्स बहुत सारे हैं एनाटॉमी में, वो देख लेना हमको। तो सिंपल वे में देखें, इसमें तो फर्स्ट इन्हें मेरिस्टेमेटिक दिया, देन परमानेंट दिया, उसका सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। शॉर्ट में रफली उसको समझ लेते हैं, आप एनसीईआरटी में देख के टाइम बचा सकते हो इसको। तो यहाँ पर टिश्यू के टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ टिश्यू में देखें तो एक दिया है इन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक दिया है परमानेंट। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अलग अलग 3 टाइप दिए हैं। प्राइमरी सेकेंडरी भी मतलब बनता कब है उस टाइमिंग के बेसिस पे प्राइमरी सेकेंडरी डिफाइन किया है, और एक पोजीशन के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, है ना। एपिकल जो टिप पे हो वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो बीच में रह जाए उसको इंटरकैलरी, है ना, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और एक जो रहेगा थर्ड वाला बॉडी के साइड में रहे, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इस टाइप से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफाइन किया। देन परमानेंट की बात करेगा, टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मेरिस्टेम वर्ड जो होता है या विभोजोतक, यानी कि इस टिश्यू की जो सेल्स होगी उनमें डिवाइड होने की कैपेसिटी होगी, है ना, विभाजित होने की क्षमता के बेसिस पे ये टिश्यू बोला जाता है। परमानेंट टिश्यू में क्या है, इस टिश्यू की जो सेल्स रहती है उनमें डिवाइड होने की कैपेसिटी या, है ना, वो टेंडेंसी नहीं रहेगी। वो सेल्स कोई और फंक्शन कर रही होती है, वो डिफरेंशिएट या विभेदित हो चुकी होती सेल और कोई और काम कर रही होती, और इस टाइप के मतलब सेल्स के ग्रुप के टिश्यू को हम परमानेंट कहेंगे। इसके भी यहाँ पर टाइप है, एक इसको इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे डिफाइन किया, मतलब क्लासिफाई किया है। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एक होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपने नाम सुना होगा, सिंपल में रहेगा पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कौन कौन से आएंगे इसमें, एक रहेगा पेरेन्काइमा, एक रहेगा कोलेन्काइमा और लास्ट में स्क्लेरेन्काइमा। वेरी इंपॉर्टेंट। अब कॉम्प्लेक्स में ये तो प्लांट्स की बिल्कुल बैकबोन होते हैं, जान है उसकी, इसके बिना उसका काम नहीं चल सकता, है ना, खाना पानी। ठीक है, तो पानी वाला जाइलम और खाने वाला फ्लोएम। खाने वाला मतलब इसको खाते हैं क्या, नहीं, फ्लोएम और जाइलम। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो आपसे पूछा जाए कि जाइलम की सेल्स डिवाइड हो सकती है क्या, नहीं। फ्लोएम नहीं, इनकी कोई सेल डिवाइड होती है क्या फिलहाल इसी फॉर्म में, नहीं हो सकती, वो अलग पॉइंट हुआ। डी डिफरेंशिएट होकर वापस से मेरिस्टेमेटिक हो सकती, पर फिलहाल ये जब परमानेंट टिश्यू जहां भी बोल रहे हैं, परमानेंट टिश्यू की सेल्स में विभाजन होने की क्षमता नहीं होती है, परमानेंट टिश्यू की सेल्स डिवाइड नहीं होती है। अब इसमें ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स में डिवीजन होने की कैपेसिटी है। तो एक ये एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम डिफाइन किया है। इस तरह से एक और टाइप इसका होता है, मतलब एक बेसिस और है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, वो भी
इसमें आते यही टिश्यू है, बस वो कब कौन सा इनिशियली जो काम कर रहा है वो प्राइमरी मेरिस्टेम है, जो बाद में एक्टिव होता है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम है। तो ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये भी दो पैटर्न यहाँ पर होंगे, उनको भी अपने को कवर करना होगा, आगे लेक्चर में सब कवर हो जाएगी। अब टिश्यू वाला पोर्शन यहाँ पे जो दिया है, इसके बाद में आगे अगर देखें, एक्चुअल में इसी को डिटेल बताया है ना, इसको समझते हैं हम आगे। इसको हटा देते हैं पहले। उम्मीद है आप सभी लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे अपनी एग्जाम के लिए। मैं आपको एनसीईआरटी को, ये वाले टॉपिक को समझने में थोड़ी हेल्प करूंगा, बाकी आपको ही उस पर प्रॉपर स्टडी करना है, क्योंकि जब तक खुद नहीं पढ़ते, खुद वर्क नहीं करते, कोई भी टॉपिक की कमांड नहीं आती। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एनसीईआरटी में बात करें तो सेकंड पेज पर दो डायग्राम दिए। ये दोनों डायग्राम क्या बता रहे हैं, एक रूट से रिलेटेड है, एक और स्टेम से। स्टेम को शूट भी कहते हैं, है ना। तो शूट एपाइकल, राम एंड श्याम है, दो भाई हैं राम एंड श्याम। ठीक है, पहले राम के बारे में दिया, फिर श्याम के बारे में। रूट एपाइकल मेरिस्टेम राम और श्याम, शूट एपाइकल मेरिस्टेम। ये रूट, शूट यानी स्टेम, उससे रिलेटेड लिया। यहाँ पे डायग्राम को एज इट इज आपको देख लेना है। बाय द वे, अगर ये डायग्राम आता है और ये लेबलिंग घटा के आपसे पूछते हैं कि कौन सा वाला कहाँ पे है, तो वो आपको देख लेना है एनसीईआरटी से। ठीक है ना। इसको आप स्टडी कर सकते हैं। ए वाला रूट का है, बी वाला शूट के लिए है। इसमें शूट में आप देखिए एक्सिलरी बड कहाँ दिया है आपके एनसीईआरटी में। देन अगर आप रूट में देखते हैं तो प्रोटोडर्म के अलावा सेंट्रल सिलेंडर और कॉर्टेक्स कहाँ पे दिया है, रूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ लेवल किया, वो सारी चीजें उस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। अब हम प्राइमरी सेकेंडरी की बात करें या उसको किस बेसिस पर डिवाइड किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी मेरिस्टेम या उसको लेटरल कह रहे हैं। सेकेंडरी यानी कि बाद में एक्टिव हो रहा है, और एक्चुअली जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो बाद में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तभी एक्टिव हो रहा होता है, इसलिए उसको सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। चलिए अब हम परमानेंट टिश्यू की बात करें, है ना। नेक्स्ट पेज पे आप टर्न करेंगे पेज, वहां पे दिया है परमानेंट टिश्यू, है ना। परमानेंट टिश्यू तो वो कैसे क्या, देखिए दोस्तों, परमानेंट टिश्यू, इसमें आपको सिंपल वाला पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं, जल्दी से समझ लीजिए। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल यानी कि ओनली सिंगल, ये क्वेश्चन है देख लीजिए, सिंगल टाइप सेल्स, है ना। सिंगल टाइप की एक सेल नहीं, एक ही जैसी सेल, सिंगल टाइप सेल्स से बना हुआ टिश्यू, और जिसमें डिवाइड होने की कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, इसको हम परमानेंट कहेंगे। चलिए, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू सिंगल टाइप की सेल से बना है। उसके टाइप्स की बात करें तो कौन कौन से हैं बताइए। सबसे पहले, है ना, हर जगह प्लांट में वही दिखने को मिलेगा, उसका नाम है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, ठीक है। सेकेंड कौन सा होगा, कोलेनकाइमा, ठीक है। और लास्ट में स्क्लेरेन्काइमा। ठीक, इस तरह से ये सब टिश्यू दिए हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें पेरेन्काइमा की, उसका डायग्राम दिया है और वहां पे अभी हम कंपेयर करते हैं क्या क्या बातें हैं। उसकी सेल्स को देखें तो आपको एक चीज तो ये दिखेगी कि इन सेल्स के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस होगा, है ना, सॉरी इंटरसेल्यूलर बोलना चाहिए, अंतरकोशिकीय स्थान होता है ना। तो बीच बीच में जो गैप दिख रहा है इन सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस देखने को मिलेगा। किसकी सेल में बोलिए, ये होगा पेरेन्काइमा सेल। इसकी इन सेल्स की वॉल थिक और थिन होती है, सेल की वॉल थिन रहेगी, थिक नहीं, थिन, ठीक है। और भी ऐसे कुछ कैरेक्टर, शेप की बात करें तो एनसीईआरटी में दिए ओवल, राउंड, ऐसा वैसा सब तरह से। लिविंग और डेड, लिविंग है ना। लिविंग की बात करें तो ये दोनों लिविंग है, ठीक, लिविंग नहीं, लिविंग है ना।
अब उसके बाद में कोलेनकाइमा की बात कर लेते हैं। कोलेनकाइमा की बात करें तो इसकी सेल्स की सेल वॉल भी थिन ही होती है, पतली ही होती है, पर कोलेनकाइमा के कोने मोटे हैं। कॉर्नर्स पर थिकनिंग देखने को मिलेगी। पहले मैं सेल अगर बनाऊं तो सेल वैसे ही थिन वॉल रहेगी, और देखेंगे आपको यहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेस देखने को नहीं मिलेगा, है ना। इस ये अलग अलग सेल है क्या? नहीं, सेम टाइप की सेल है, ये सिंगल टाइप है, सेम टाइप की, है ना। सिंगल की वजह इसको सही बोलना रहेगा, सेम टाइप की सेल से बना हुआ। तो यहाँ पर ये सेल्स में भी देखा जाए तो क्या रहेगा कि वॉल तो थिन है, बट इसके कॉर्नर्स, नाम क्या है? कोलेनकाइमा, और कोलेनकाइमा के कोने मोटे हैं। कोलेनकाइमा के कोने क्या है? मोटे हैं। तो फिर क्या है उसमें ऐसा? यहाँ पे थिकनिंग है, कुछ डिपोजिशन है, बिल्कुल। तो यहाँ पर कुछ डिपॉजिट हुआ है, तो वो क्या डिपॉजिट हुआ है वो भी हमको देखना है। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टोज, है ना। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, है ना। डिपोजिशन, यहाँ पर डिपोजिशन हो जाएगा, कुछ वजह से थिकनिंग हो जाएगी। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टोज, इस तरह से अलग अलग केमिकल्स यहाँ पर डिपॉजिट होंगे। देन उसके बाद में स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा थोड़ा स्ट्रिक्ट है ना। ये क्या है? इसको हार्ड कड़क टिश्यू या कहाँ पे मिलता है? जैसे कि फल फ्रूट भी खाते हैं तो जिसमें जो कड़कपन लग रहा है, हार्डनेस लग रही है, वो होता है। लिविंग और डेड, है ना। स्क्लेरेनकाइमा इज ए डेड टिश्यू, और स्क्लेरेनकाइमा एक्चुअली में मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होता है ये, ठीक, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। इधर भी कुछ कहते हैं ऐसा, कोलेनकाइमा, बिल्कुल कोलेनकाइमा भी मैकेनिकल सपोर्ट कराता है, और वो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कहलाता है, ठीक। यांत्रिक सहारा ये भी देगा, पर मुख्यतः मेनली मैकेनिकल सपोर्ट का काम किसका होता है? स्क्लेरेनकाइमा का होता है। और इसके बारे में अगर बात करें, इसकी सेल्स की बात करो, वॉल की थिकनिंग की बात करें, तो इधर तो थिन ही थी, बस कॉर्नर डिपोजिशन उधर थी, बट यहाँ पे सेल्स की जो वॉल होती है वेरी थिक, मतलब उसका डायग्राम बनाना भी इजी नहीं है, इतनी थिक ये वॉल ही है, और उसमें ऐसे पिट्स, गर्त रहेंगे, उभार रहेंगे, ये इतनी वेरी थिक वॉल, नो इंटरसेल्युलर स्पेस, ल्यूमेन इज वेरी नैरो, सॉरी मतलब ये सेंटर में जो रहेगा स्ट्रक्चर, वो ल्यूमेन मैं दूसरी चीज को लेके बोलना चाह रहा था, है ना। वेसल ट्रैकिड बनेंगे वहां की बात है ना। बाकी ये सेल के वॉल की बात करें, वेरी थिक सेल वॉल, सेल वॉल कोशिका भित्ति बहुत मोटी है, और क्या उसमें पिट्स देखने को मिलते हैं, गड्ढे एक तरह के, और ये जो सेल्स होगी लिग्निफाइड, सेल्स आर लिग्निफाइड, ठीक है, लिग्निफाइड रहेगी, और लिग्निफाइड है, और ये डेड सेल है, ठीक है, डेड है, लिविंग नहीं है ना, डेड सेल, ठीक। ये सारी चीजें यहाँ पर है। चलो और समझते हैं। तो फिलहाल ये हमने क्या समझा? परमानेंट टिश्यू में सिंपल टाइप। अब परमानेंट टिश्यू में एक कॉम्प्लेक्स टाइप है जिसमें जाइलम और फ्लोएम दिया है। तो फिलहाल आप अगर इसको रीड करेंगे तो ये जो ये वाला डायग्राम है, ये पेज है एनसीईआरटी का, कौन सा वाला? ये वाला। इस पर ये ऊपर वाला डायग्राम क्या दिखा रहा है? इंटर सेल्युलर स्पेस दिया पेरेनकाइमा को, ये कोलेनकाइमा और ये स्क्लेरेनकाइमा, इस तरह से दिया है। देन उसके बाद में समझे अगर तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू दिया है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के डेफिनेशन की बात करें, द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप सेल, वेरी इंपोर्टेंट। यहाँ पर सिंगल टाइप या सेम टाइप की सेल से बना है, एक ही जैसी कोशिकाओं से बने हुए परमानेंट टिश्यू को हम सरल स्थायी ऊतक कहते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। बट एक से ज्यादा टाइप की सेल्स से बने हुए परमानेंट टिश्यू को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। बस इतना ही पॉइंट है। अब आप इसको प्रॉपर रीड करेंगे, आपको सारे पॉइंट्स यहाँ मिलेंगे। हम फिलहाल जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं। जाइलम फ्लोएम में इसमें देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं।
जाइलम और फ्लोएम के बारे में आप सोचिए, वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू है ये, है ना, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप सेल, है ना, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप सेल, मोर देन वन टाइप सेल, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, मोर देन वन टाइप सेल। ठीक है, अब इसमें अगर बात करें हम कि ये एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाओं से अगर बना है तो इसमें कौन कौन से टिश्यू आते हैं या क्या क्या पढ़ते हैं, तो इसमें एक तो जाइलम पढ़ा जाता है, जाइलम, और एक फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया हमको क्लियर कर लेना चाहिए, इनके बारे में बात करना चाहिए। जाइलम के भी मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं, उसी तरह से फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट होते हैं। जाइलम के मेंबर्स की बात करें अगर इसमें क्या क्या आता है, तो जाइलम में देखेंगे एक तो आएगा जाइलम से जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है, क्या रहेगा, जाइलम पेरेन्काइमा। देन उसके बाद में इसमें बात करेंगे हम ट्रैकिड और वेसल, है ना, पहले उसी को लेना चाहिए, आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे पहले वही देखने को मिलेगा। ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स देखने को मिलते हैं, एंड वेसल, ठीक है, और उसके अलावा फिर जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा देखने को, और लास्ट में जाइलम फाइबर, है ना, एक होगा जाइलम फाइबर होगा। ओके, यहाँ पे और थोड़ा पॉइंट बिगड़ रहा, अपन पहले यहाँ पे हम लेंगे जाइलम फाइबर लेंगे पहले, ऐसा कुछ नहीं है पर वो उसका एक रीजन है, अभी आप समझ जाए। ऑल आर नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, डेड पार्ट है ये, नॉन लिविंग। जाइलम का ओनली वो वाला कौन सा पार्ट है या कौन सा टिश्यू है, जाइलम में कौन सी सेल्स का ग्रुप है जो लिविंग है, ओनली वन विच इज लिविंग, जाइलम पेरेन्काइमा बोलेंगे, है ना, पूरा आप समझ जाइएगा, एक्सपी मतलब जाइलम पेरेन्काइमा, ये लिविंग है, ठीक है, ये पॉइंट हुआ। अब इनका क्या है अरेंजमेंट, देखो ऐसा है कि जाइलम का क्या काम है, पानी को ऊपर चढ़ाना, कहां से, नीचे टंकी से ऊपर, ऐसा कुछ प्लांट्स में होता है, और प्लांट सॉइल्स के सॉइल से पानी लेता है, तो सॉइल में जो भी वाटर है उसको वहां से एब्जॉर्ब करके उनको टॉप पर ले जाना है, मतलब बीच में रास्ते में भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिनको जरूरत है उन सभी को, है ना। तो असेंट ऑफ शेप कंसेप्ट सुना होगा, तो ये जो असेंट ऑफ शेप हो रहा है, वाटर रसारोहण हो रहा है, तो कैपिलरी एक्शन मैकेनिज्म के थ्रू, ट्रांसपिरेशन पूल वगैरह सारे पॉइंट इसमें आते हैं। तो यहाँ पर इसमें क्या है कि बारीक बारीक मतलब एक अलग ही अरेंजमेंट है, काफी माइन्यूट लेवल पर इसमें बातें मतलब रहती है, कैसे क्या समझे अगर, तो ट्रैकिड और वेसल ये एक्चुअल में वाटर ट्रांसपोर्ट करने वाले स्ट्रक्चर है ना, ट्यूब लाइक के पाइप जैसे स्ट्रक्चर कौन से, ट्रैकिड और वेसल। तो हम ऐसा समझे कि पानी ऊपर चढ़ाना है तो हमने 2 तरह के पाइप लगा रखे, एक थोड़ा बड़ा पाइप चौड़ा वाला, वो हो गया वेसल, एक थोड़ा पतला पाइप है जिसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो क्या है, वो है ट्रैकिड, वो ट्रैकिड है, ठीक है, ये बात हो गई, ये क्या है वेसल और ये ट्रैकिड। देन उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर ये क्या पाइप है, तो पाइप की फिटिंग भी होती है ना, आपने देखा होगा कहीं भी बिल्डिंग में पाइप लगा रहता है तो उस पाइप की फिटिंग होती है, उसको कुछ भी ऐसा क्लैंप वगैरह लगाकर ऐसा फिट कर दिया जाता है ना, ऐसा कील वगैरह, वो जो भी कारपेंटर या कौन रहते हैं पाइप वाले, ये इसको ऐसे फिट कर दिया। तो यहाँ पर भी पाइप को फिट करना रहेगा, तो उसके लिए ये हमारे पास है जाइलम फाइबर, बिल्कुल सही सोचा आपने। ट्रैकिड वेसल तो मेन वेस्कुलर स्ट्रक्चर हो गए जो वाटर ट्रांसपोर्ट कराएंगे, पाइप के जैसे स्ट्रक्चर, बाकी ये जाइलम फाइबर, फाइबर यानी धागे, तंतु, है ना, तो इन धागों से इन पाइप को हम बांध देंगे, इसमें भी रहेगा ये। अब उसके बाद में ये एक्सपी, ये क्या कर रहा है, जाइलम पेरेन्काइमा, ये जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग टिश्यू है, ये यहाँ पर वियर एंड टियर प्रोसेस, टूट फूट हो रही जो भी रिपेयरिंग करना, रे पेरेन्काइमा इसमें वाटर का रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन करना उसमें भी काम आता है, पर मेनली ये कुछ चीजों का स्टोरेज करेगा, है ना। इसके अलावा ये लिविंग है,
है ना, तो यहाँ पे इनका ख्याल रखेगा, एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं कि ये बाकी सब डेड है, ये भी। तो इस तरह से जाइलम का काम आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया उसको लेके। अब फ्लोएम की बात करें तो उसमें क्या क्या है, फ्लोएम को देख लेते हैं। देखिए फ्लोएम में इसमें ऐसे कुछ है, आइए समझते हैं। मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं कि आप मन लगाकर एनसीईआरटी को पढ़े और एनसीईआरटी से बनने वाले नीट में सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएं। देखिए अब आपको पढ़ना है, ये सही तरीका नहीं है, बस मैं आपको शॉर्ट में उसको विजुलाइज कैसे करना है, उसको किन किन चीजों को पढ़ना है, क्या देखना है, वो बताना चाहता हूं। अब यहाँ पर आप अगर जाइलम को पढ़ लेते हैं, जाइलम में पहले एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। व्हाट अबाउट प्रोटो एंड मेटाजाइलम? तो ऐसा कुछ है, आप ऐसा याद रखो। आपने कभी जड़ को देखा होगा? जड़ जनरली कहाँ होती है? अंदर मिट्टी में होती है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। और स्टेम तना वो कहाँ होता है? मिट्टी के बाहर, ठीक है। तो अंदर और बाहर, राइट, उसका यहाँ उल्टा करना है, आप समझोगे थोड़ी देर में। मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लो ये टीएस है, जड़ का है कि तना का, थोड़ी देर में पता चलेगा, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि बताइए आपके सामने एक डाइकोट रूट है, एक डाइकोट स्टेम है, दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ वाले पॉइंट से तो आप कुछ बोल नहीं पाओगे। बस उसमें ये जाइलम वाले पॉइंट से आपकी प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम की पोजीशन के बेसिस पर ही मान लेते हैं। मैंने कहा कि ये प्रोटोजाइलम यहाँ है और मेटाजाइलम बाहर, दिस इज प्रोटोजाइलम, ठीक है, एंड दिस इज मेटाजाइलम, चलेगा? ये मेटाजाइलम। अब मेटाजाइलम बाहर है टुवर्ड्स पेरिफेरी एंड प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर। तो क्या समझ में आता है? इस कंडीशन को हम किस में देखेंगे, रूट में या स्टेम में? देखो प्रोटोजाइलम की पोजीशन के, प्रोटोजाइलम कहाँ है? अंदर, रूट कहाँ होती है? अंदर। तो अंदर अंदर मैच नहीं होगा, जहां अंदर है वहां बाहर, जहां बाहर है वहां अंदर। तो प्रोटोजाइलम जिसमें अंदर है वो किसमें होगा? बाहर वाले, ये खुद बाहर है, तो इसमें ये कंडीशन स्टेम में देख लो। इसको हम बोले प्रोटोजाइलम अंदर है, इसलिए इसको एंडार्च कह सकते हैं आप, है ना। इसको क्या कह सकते हैं? एंडार्च। बस तो इस तरह से उसका जस्ट उल्टा वहां होगा, उसमें क्या होगा? प्रोटोजाइलम रूट में किसका रहेगा? प्रोटोजाइलम बाहर रहेगा, है ना, और उसको एग्जार्च बोलेंगे। ये यहाँ पर दिया है, ठीक है, प्रोटो एंड मेटा के बेसिस पर देख लेते हैं, कुछ गलत डिस्कशन तो नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया है कि प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स सेंटर, द मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स पेरिफेरी, है ना। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एंडार्च कंडीशन। ये भी एंडार्च ही होता है, तो वो एंडार्च होता है स्टेम में, है ना। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब फ्लोएम की बात करें हम, हाँ, फ्लोएम की अगर बात करें तो फ्लोएम में, हाँ देखते हैं, फ्लोएम में आप सोचे जरा क्या क्या होता है। आपने सीव ट्यूब एलिमेंट नाम सुना होगा, सीव ट्यूब एलिमेंट, है ना। इसके अलावा अच्छा फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम क्या करता है? फूड मटेरियल, ये फूड कौन लिया है? अरे फोटोसिंथेसिस में जो बनता है वो फूड मटेरियल। तो फूड मटेरियल भोज्य पदार्थों का संवहन करने वाला ऊतक बोलेंगे, क्या नाम है? फ्लोएम। तो फ्लोएम भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। और इस फ्लोएम के बारे में बात करें, ये किन किन इसके पार्ट की बात करें, किन चीजों से बना होता है, तो फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम पेरेन्काइमा होता ही है एक, तो फ्लोएम पेरेन्काइमा देखने को मिलेगा, फ्लोएम फाइबर देखने को मिलते हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा हो गया। उसके अलावा दो चीजें हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी फेमस, है ना। कुछ चीजें फेमस होती है, तो यहाँ पर भी कुछ चीजें फेमस है, तो उसको हम देख लेते हैं। चलिए, तो वो है, बोलो, सीव ट्यूब एलिमेंट बोलूंगा यहाँ मैं, एंजियोस्पर्म की अगर बात करूं तो सीव ट्यूब एलिमेंट, पूरा बोल रहे, सीव सेल से बना होता है। सीव ट्यूब एलिमेंट चालनी नलिका तत्व, सीव ट्यूब एलिमेंट, क्या है मामला? सीव ट्यूब एलिमेंट। और इसमें देखें अगर तो एक होता है इसकी हेल्प करने वाली सखी कोशिका, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, ठीक है। तो इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है कि कंपेनियन सेल इसकी हेल्प करती है, और बहुत सारी बातें। सीव ट्यूब एलिमेंट की जो
सिव सेल होती है, सिव सेल की बात करें तो इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। सिव सेल्स में न्यूक्लियस नहीं है तो उसके बहुत सारे काम वहां पे प्रेशर ग्रेडिएंट वगैरह बना के रखना, तो कुल मिला के इसके पास रहती कंपेनियन सेल, इसकी हेल्प करती है व्हाट आपको इंसाइड। देन उसके बाद इस अरेंजमेंट को वही फिट करना है वापस। मान लेते हैं जैसे कि ये कंपेनियन सेल्स है, ये ऐसा सिव ट्यूब एलिमेंट ऐसा बना हुआ है ना, और यहाँ पर ये कंपेनियन सेल, ये सिव ट्यूब एलिमेंट, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, गलत बना रहा था, न्यूक्लियस नहीं है, तो अब ये पास में है, इसमें प्रेशर ग्रेडिएंट वगैरह बना के रखना। इस तरह से वो डायग्राम में दिया है, आप समझ सकते हैं। अब मेरा ये कहना कि इनको संभाल के भी रखना पड़ेगा ना, इनको ऐसे रस्सियों से बांधना है, इनकी पैकेजिंग करना है, तो वो फ्लोएम फाइबर करता है। देन उसके बाद में फ्लोएम पेरेन्काइमा इंपोर्टेंट है। फ्लोएम पेरेन्काइमा यहाँ पे लिविंग टिश्यू है, वो अगेन यहाँ पर कुछ चीजों का डिपोजिशन करता है ना, आप देख सकते हैं उसमें। अच्छा, इसको लेके कुछ और क्वेश्चंस भी है, जैसे कि ये फ्लोएम फाइबर जो है, ये फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। फ्लोएम पेरेन्काइमा का होना या ना होना एंड फ्लोएम फाइबर्स। देखो, फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकोट, देखेंगे जरा, है ना, ये कहा। और फ्लोएम फाइबर्स आर एब्सेंट इन, बोलो, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम। इसको जरा देखते हैं कि फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होता है वो मोनोकोट्स में नहीं होता है, और फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं वो फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं वो प्राइमरी फ्लोएम में नहीं होते हैं। ये पॉइंट यहाँ दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोट्स। फ्लोएम पेरेन्काइमा ज्यादातर मोनोकोट में एब्सेंट होता है। उसी तरह से अगर बात करें, है ना, फाइबर का भी इसमें दिया, आप ढूंढ सकते हैं, है ना, ये पॉइंट काम का, पर ये क्वेश्चन है। चलिए, तो इस तरह से हम सिंपल और परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो जनरल इंट्रो दिया है एनसीईआरटी में वो कवर कर चुके हैं। आप उसको पढ़िए ध्यान से, आपके क्वेश्चंस कवर होंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है, वो है टिश्यू सिस्टम। चलो, टिश्यू सिस्टम देख लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। तुझको और उसको छोड़कर जो है वो सब में इसको आप ऐसे समझिए, जो मैंने कहा है अभी, है ना, मजाक के तौर पर कहा, आप सीरियस ना लें उसको, है ना। तुझको और उसको छोड़कर जो है वो सब कौन है, मैं हूं। कैसे? ये एक्चुअल में ग्राउंड, ग्रैन्युलर या फिर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात है। पहले हेडिंग डाल लेते हैं, टिश्यू सिस्टम। अब टिश्यू सिस्टम की बात करें तो तीन टाइप के टिश्यू सिस्टम, तब ये तुझको और ये उसको और बचा हुआ जो है वो मैं। एक्चुअल में नीट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, है ना। तो देखते हैं, ये हो गया अपना, क्या बोलते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है, एपिडर्मल। देखिए ध्यान से आप, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। देन उसके बाद ये तुझको और उसको, तो ये हो गया वैस्कुलर, है ना, वैस्कुलर, रुकिए स्पेलिंग ध्यान दे, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो तुझको और उसको छोड़कर जो है वो सब मैं हूं। कौन है मैं मतलब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। चलिए, अब इसमें क्या है मामला समझ लेते हैं। इसको एनसीईआरटी में क्लासिफाई किया है या समझाया है, देख लेते हैं क्या है। देखिए, इसमें एपिडर्मल जो टिश्यू सिस्टम है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में इसमें ऐसा है कि जो भी एपिडर्मिस, एपिडर्मल सेल और उसके डेरिवेटिव होते हैं वो सब इसमें आते हैं। थोड़ी देर के लिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया, आपके नीट में आया कि स्टोमेटा इज
इंक्लूडेड इन विच टाइप टिश्यू सिस्टम? ऑप्शन ए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ऑल नन, जो भी दिया है। तो आंसर विल बी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। कैसे डिसाइड हुआ पता नहीं, पर चलो। देन उसके बाद में मैंने पूछा या एग्जाम में आया कि रूट हेयर्स, ठीक है, मूल रोम, है ना, रूट हेयर्स आर पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम? देन अगेन आंसर विल बी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब उसके बाद में और भी जो जो पूछना होगा, तो सिंपल सी बात है कि जो एपिडर्मिस होती है, कैसे ये जो बाहर ये ऐसी लेयर बनाता है अपन, आगे अभी आप एनसीईआरटी खोल के देख सकते हैं, पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो ये एपिडर्मिस है। अब रूट स्टेम अलग अलग जगह। अब हम जैसे ये रूट का अगर मैंने बनाया तो ये एपिडर्मल सेल्स ऐसे आउटग्रोथ हो जाती, तो ये क्या बन गया? रूट हेयर। चलो रूट हेयर इज द पार्ट ऑफ एपिडर्मल। देन उसके बाद में मान लेते हैं कि ये लीफ है ना, लीफ की एपिडर्मस ये एडेक्सियल एपेक्सियल, तो ये सेल्स है। हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसा मॉडिफाई हुआ और ये ऐसे कुछ हो गया, डम्बल शेप वगैरह जो भी है ना, तो ये एक छोटा सा पोर बन गया, तो अगेन ये एपिडर्मिस से ही मॉडिफाई हुआ, तो स्टोमेटा भी। ट्राइकोम्स आल्सो पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो तुझको और उसको छोड़कर सब में हूं, तो वो बाद में देखेंगे। पहले अब वेस्कुलर में क्या आएगा? अरे वेस्कुलर एपर्चर ये जो है ये जल संवहन से संबंधित है ना, तो यानी कि जल और कंडक्शन पूरा जल जाइलम फ्लोएम दोनों, जाइलम फ्लोएम को छोड़कर जितना भी टिश्यू है वो सब ग्राउंड, या उसको गलत बोल दिया है, जाइलम फ्लोएम तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आ जाएगा। मतलब ऐसा कहना चाहता हूं कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ के पूरा जो टिश्यू जितना भी बचता है वो सब क्या है? तुझको उसको छोड़कर सब कुछ। कैसे? इसमें जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि ये अपना क्या है वो एंडोडर्मिस की सेल्स किस टाइप के टिश्यू सिस्टम का पार्ट है? तो कॉर्टेक्स कौन सा है? देन उसके बाद में पेरिसाइकल हो गया, पिथ हो गया, मेडुलरी रेज है, ये वो सब, ये कौन से टाइप का टिश्यू है? तो बिना डाउट में आए ये सब आपके आंसर क्या होंगे? ये होंगे और क्या, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। चलिए इसमें और देखते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट ये रहेगा कि यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ लिखे भी हैं कुछ, है ना, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑल टिश्यू एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स, एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल है, ठीक है, कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू, तुझको एंड उसको, एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर को छोड़कर सभी कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। चलिए, इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पेरेन्काइम, अरे सब कुछ जो जहां बचा, पेरेन, कोलेन, स्क्लेरेन, है, सारी चीजें इसमें आ जाएगी। क्या क्या, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला गया था, इसके नीचे क्या हो, तो कॉर्टेक्स इसमें दिया, पिथ दिया, मेडुलरी रेस है, एंडोडर्मिस, सब जो जो आपको समझ में आता सब वही है ना। चलिए, तो बस इस तरह से है ये सब बातें। एंडोडर्मिस की अगर बात करें तो एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स का पार्ट है क्या? बिल्कुल है। एंडोडर्मिस में एक पट्टी होती है, स्ट्रिप, कैस्पेरिन स्ट्रिप कहते हैं उसको, वो जल के लिए अपारगम्य है ना, वाटर के लिए इम्परमेबल होती है। और अगर बात करें उसके बारे में तो वो इम्परमेबल क्यों होती है? कौन सा कुछ केमिकल वगैरह होता है वहां पे, सुबेरिन, है ना, ठीक है, सुबेरिन एक हार्ड केमिकल होगा, वाटर इम्परमेबल, उस वजह से वो नहीं, मतलब वाटर को वहां से जाने नहीं देगी, ठीक है, एंडोडर्मिस में होती है। उसको फिर नहीं जाने देती तो कौन जाने देता है वो सोचेंगे, ठीक है।